हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज का हमारा टॉपिक है नारीवादी आंदोलन। आखिर नारीवादी आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई, कहाँ से हुई और इसके पीछे का उद्देश्य क्या था। तो इसके बारे में हम आज डिटेल में जानेंगे कि आखिर नारीवादी आंदोलन की शुरुआत होती क्यों है। तो इसकी शुरुआत होती है अमेरिका से और 19वीं शताब्दी के मध्य से इसकी शुरुआत होती है। तो सबसे पहले जो इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था वो अमेरिका से हुआ था। क्योंकि पाश्चात्य जगत की जितनी भी महिलाएं थी उन्हें वहाँ के समाज में दलित समझा जाता था। दलित, उपेक्षित, मतलब वो किसी भी कार्य करने के लायक नहीं है। वो बस विवाह कर सकती हैं और विवाह करके घरेलू कार्यों में ही सिमट कर रह जाएंगी। मतलब अपनी घर की चार दीवारी में ही वो सिमट कर रहने के योग्य है, ना कि वो बाहर निकलकर किसी भी कार्य क्षेत्र में कार्य कर सकती हैं। अपनी इंटेलेक्चुअल जो उनकी कैपेबिलिटी है कि वो कुछ कर सकती हैं आगे चलकर, वो उन्हें उसकी आज़ादी बिल्कुल भी नहीं दी गई थी। ठीक है। और उन्हें ना ही कोई विशेष अधिकार प्रदान थे। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जितने भी अधिकार जो दिए गए थे वहाँ के लोगों को, वहाँ के पुरुषों को, तो महिलाओं को तो इसके बदले कुछ भी नहीं दिया गया था। वो बस अपने घर में ही सिमट कर रह रही थी, बस घरेलू कार्य कर रही थी और इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पा रही थी, जिसके वजह से जितनी भी महिलाएं थीं उनमें ये भावना उत्पन्न होती है कि उन्हें अपनी हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, उन्हें भी समाज में बराबरी की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उन्हें भी वो विशेषाधिकार मिलने चाहिए जो पुरुषों को हैं। तो इसी तरह से उनमें ये लगातार जो उनके साथ उत्पीड़न हो रहे थे, जितने भी इनके साथ भेदभाव किए जा रहे थे, उससे महिलाएं जो थी वहाँ की वो हतोत्साहित होती हैं। जैसे पुरुष जो थे वहाँ के, वे अपने हिसाब से अपना इतिहास लिखते थे, अपनी अभिव्यक्ति, उन्होंने क्या किया नहीं किया, और महिलाओं की अभिव्यक्ति वहाँ के लिए तो मायने रखती ही नहीं थी और इतिहास में उनका कोई स्थान भी नहीं था। इसके लिए समाज में जो महिलाओं को एक स्पेस होनी चाहिए, उन्हें उसे रिक्लेम करने के लिए, मतलब वहाँ पे एक जगह बनाने के लिए उन्हें आगे बढ़ना ही था, जिसकी वजह से इस आंदोलन की शुरुआत होती है। वो समाज में एक समतावादी समाज चाहती थी कि समानता पूर्वक जैसे पुरुष है वैसे महिलाओं को भी वो अधिकार मिले, महिलाएं भी आगे बढ़े जिस तरह पुरुष आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। इस तरह वो समतावादी समाज चाहती थी और नारीवादी प्रथम चरण की शुरुआत इस मुद्दे को लेकर ही होती है। ठीक है। जैसे जितनी भी महिलाएं थी उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, ना ही वो नौकरी कर सकती थी, उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को नहीं देखा जाता था, उनका जो जीवन था वो सेकंड थर्ड ग्रेड जैसा था वहाँ के लिए। वे घरेलूपन से वे निकलना चाहती थी। ठीक है। जितनी भी मांगे थी उन्हें वो आगे रखना चाहती थी ताकि आगे चलकर वो एक जगह बना सके अपने समाज में। ठीक है। तो इस तरह से नारीवादी आंदोलन की शुरुआत होती है और वे पितृसत्ता किसे कहते हैं, जो पिता का शासन, जहाँ पर पुरुषों का वर्चस्व होता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को बिल्कुल ही कोई अधिकार नहीं दिए जाते हैं, लेकिन उसके लिए पुरुषों से उन्हें पूछना पड़ता है, या फिर ये माना जाता है कि पुरुषों के हाथ में ही सारी सत्ता होती है। ठीक है। तो इसे हम पितृसत्ता कहते हैं। ठीक है। एक पितृसत्ता समाज की रूढ़िवादी नीतियों को तोड़ने के लिए महिलाओं को आगे बढ़ना ही पड़ा और इस तरह से इस आंदोलन की शुरुआत होती है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि नारीवादी आंदोलन का प्रथम को कितने चरणों में बांटा गया। तो नारीवादी आंदोलन को 3 चरणों में बांटा गया, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। तो प्रथम चरण की शुरुआत कब होती है? 1848 में। 1848 में जब इसकी शुरुआत होती है तो इसके मुद्दे क्या होते हैं, किसके लिए महिलाएं लड़ती हैं प्रथम चरण में? सबसे पहला मताधिकार के लिए। उन्हें भी मताधिकार, उन्हें भी राइट टू वोट का अधिकार था, वो भी वोट दे सकती थी, इसके लिए इसकी लड़ाई लड़ी जाती है। और दूसरा, संपत्ति का भी अधिकार। ये भी एक आगे चलकर उन्हें ये एहसास होता है कि उनका संपत्ति पर भी अधिकार होना चाहिए, उन्हें वोटिंग राइट्स भी मिलने चाहिए ताकि वो भी अपनी
अपनी वोटिंग राइट्स के जो उद्देश्य हैं उसे पूरा कर सके, ठीक है। पाश्चात्य देश में अपनी जगह बना सके, मताधिकार दे सके, उन्हें भी ये राइट है कि वो मताधिकार देकर वो किसी भी शासक को चुन सकती हैं। मतलब वहाँ के जो भी वहाँ पे प्रेसिडेंट या फिर जो भी हैं उन्हें वो चुन सकती है, उन्हें भी वो हक दिया जाए, जैसे बराबरी का हक दिया जाए, जैसे पुरुषों को है उस तरह महिलाओं को भी दिया जाए, ठीक है। तो प्रथम चरण में इस मुद्दे पर बात होती है। और द्वितीय चरण प्रतिबंधों का बहिष्कार, जो पुरुष राजनीति कर रहे हैं वहाँ के, उसके लिए भी वहाँ पर लड़ाई होती है, जो द्वितीय चरण के प्रतिबंधों का बहिष्कार करती हैं, ठीक है। जितने भी प्रतिबंध थे महिलाओं के पास उसको हटाने के लिए, उससे आगे बढ़ने के लिए भी द्वितीय चरण की शुरुआत होती है। तो इसकी शुरुआत कब होती है? 1960 में। और तृतीय चरण क्या है? तो व्यक्तिगत महिला उद्देश्य, मतलब अपनी पर्सनल जो भी उद्देश्य है, अपनी पर्सनल राइट्स के लिए, मतलब वो क्या चाहती हैं, वो जो भी करना चाहती हैं वो कर सकती हैं। जैसे अगर पुरुष कर सकते हैं तो महिलाएं क्यों नहीं कर सकती हैं? इसके लिए भी अपनी व्यक्तिगत जो भी उद्देश्य हैं या फिर व्यक्तिगत जितने भी राइट्स हैं उसको पाने के लिए 1990 में इसकी शुरुआत की जाती है, ठीक है। अब हम थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। तो नारीवादी आंदोलन, तो नारीवाद क्या है? नारियों के अधिकारों का समर्थक, जो नारियों का के अधिकारों का समर्थन करते हैं उसे हम नारीवाद कहते हैं। लैंगिक समानता का समर्थक, मतलब कोई भी अधिकार अगर मिल रहा है तो वो जेंडर स्पेसिफिक ना होकर वो दोनों जेंडर न्यूट्रल रहे, मतलब दोनों को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए, ना कि किसी को अधिक और किसी को कम, ठीक है। नारीवादी आंदोलन की शुरुआत होती है अमेरिका से और इसकी शुरुआत होती है 19वीं सदी के प्रारंभ में, ठीक है। आधुनिक नारीवाद आंदोलन की इस तरह से शुरुआत हो जाती है। उसके कारण क्या थे? तो पाश्चात्य जगत में महिलाओं को दलित, उपेक्षित समझा जाना। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि महिलाओं को पाश्चात्य जगत में, तो मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से महिलाओं को पाश्चात्य जगत में दलित समझा जाता था और इसका मुख्य लक्ष्य महिलाओं के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना था। जिस तरह पुरुषों के लिए समान अवसर दिए जाते थे, ठीक है, राजनीतिक या फिर किसी भी अधिकार जो उन्हें प्रदान किए जाते थे, उस तरह से महिलाओं को भी वो समान अवसर मिलने चाहिए। और केंद्र कानूनी मुद्दों सहित वोट का भी अधिकार महिलाओं को मिलना चाहिए। तो ये सारे इसकी शुरुआत के 3-4 कारण थे यहाँ पर कि किस तरह से महिलाओं को जो उपेक्षित समझा जाता था उससे आगे बढ़कर महिलाओं को भी सारे अधिकार मिले, समान अवसर मिले और वोट करने का भी अधिकार दिया जाए। औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत सेनेका फॉल्स कन्वेंशन से हुई, जहां महिला समानता के लिए रैली की गई थी। तो एक जगह सेनेका फॉल्स कन्वेंशन में एक रैली की शुरुआत होती है और इस औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत यहाँ से ही मानी जाती है। और इस दौरान अमेरिका में तमाम संगठन बने जिन्होंने भेदभाव और शोषण के खिलाफ समानता के लिए जागरूकता फैलाने के लिए प्रयास किया। तो अमेरिका में ऐसे तमाम संगठन बने जिन्होंने महिलाओं को यह आश्वासन दिया और उससे लड़ने की हिम्मत दी कि वो भेदभाव के खिलाफ आगे चलकर लड़ सकती हैं और उस शोषण जो उनके साथ हो रहा है या फिर कार्य क्षेत्र में हो रहा है या फिर कहीं भी हो रहा है उनके साथ शोषण, जहां उनके साथ असमान व्यवहार किया जा रहा है, उसके लिए वो जागरूक हो और आगे चलकर उसके लिए लड़ाई लड़े, ठीक है, ना कि शांत बैठे। 1866 में बने अमेरिकन इक्वल राइट्स एसोसिएशन में मताधिकार सबके लिए एक लक्ष्य बनाया गया। तो इस तरह से 1866 में क्या होता है कि एक संगठन अमेरिकन इक्वल राइट्स एसोसिएशन में मताधिकार को लेकर, राइट टू वोट को लेकर एक लक्ष्य बनाया जाता है कि महिलाओं को भी उतना ही अधिकार है वोट करने का जिस तरह पुरुषों को है। 1869 में नेशनल विमेन सफरेज एसोसिएशन बनाया गया जो महिला नियंत्रित संगठन था और इसका मूल उद्देश्य महिलाओं का उत्थान था। तो एक और संगठन बनाया जाता है 1869 में जिसे नाम दिया जाता है नेशनल विमेन सफरेज
एसोसिएशन, ठीक है। तो ये बनाया जाता है, ये इसका उद्देश्य क्या होता है, महिलाओं का उत्थान करना, किस तरह से वो आगे बढ़े, आगे चलकर वो भी नौकरी करें जिस तरह पुरुष कर रहे हैं, उस तरह से उनका भी उत्थान होना ज़रूरी है। उन्हें भी एजुकेशन प्राप्त करना चाहिए, वो भी एजुकेशन प्राप्त कर सकती हैं, वो भी पढ़ सकती है, वो भी कार्य क्षेत्र में जाकर काम कर सकती हैं, ठीक है। और बाद में दोनों संस्थाओं का विलय हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसी साल क्या होता है कि मतलब 1869 में जिस तरह से इस एसोसिएशन का गठन किया गया, उसी साल ही अमेरिकन विमेन सफ़र्स एसोसिएशन के रूप में फिर से एक संगठन को बनाया जाता है और महिलाओं के मताधिकार को संशोधन में पारित कराना चाहती थी। तो इसका उद्देश्य क्या था, मताधिकार मतलब राइट टू वोट के संशोधन को लेकर उनका जो अधिकार जो है, जो संशोधन किया जाना है संविधान में, उसको लेकर भी ये इस उद्देश्य से बनाया गया था। और बाद में दोनों संस्थाओं का विलय हो गया। तो दोनों संस्थाओं का विलय हो जाता है क्यों, क्योंकि दोनों के उद्देश्य समान ही थे। वो दोनों ही महिलाओं का उत्थान चाहती थी, महिलाओं को अधिकार देना चाहती थी, उन्हें प्रदान करना चाहती थी। तो इस तरह से उन दोनों का विलय हो जाता है और नेशनल अमेरिकन विमेन सफ़र्स एसोसिएशन के रूप में इसका गठन किया जाता है। तो पहले चरण की मांगे और सफलता क्या थी वो हम देख लेते हैं। तो इस तरह से ये जो पहला चरण था वो उसकी समाप्ति होती है और उन्हें क्या सफलता मिलती है और क्या क्या मांगे उनके द्वारा की जाती है महिलाओं द्वारा, वो हम देख लेते हैं। तो महिलाओं के मौलिक अधिकार और पुरुषों के समान स्त्री को रखने की दिशा में मताधिकार। तो महिलाओं के जितने भी मौलिक अधिकार हैं, जिस तरह से पुरुषों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, उस तरह महिलाओं को भी वो अधिकार प्रदान किए जाए। उन्हें पुरुषों के समान स्त्री को रखने की दिशा में मताधिकार भी के लिए उद्देश्य से ये मांगे रखी गई। और अपने साथ हो रहे भेदभाव और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए भी इसकी शुरुआत होती है। ये भी एक मांग रखी जाती है कि उनके साथ कहीं भी कार्य क्षेत्र हो या फिर घर हो या फिर कोई भी जगह हो, वहाँ उनके साथ शोषण या फिर भेदभाव नहीं होना चाहिए। महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, विवाहित महिला की संपत्ति का अधिकार के लिए भी इन्हें ये मांगे रखी गई। और समान वैवाहिक कानून मतलब 1872 में इस संबंध में कानून पारित होता है कि जिसके अनुसार पत्नी को पति से अलग संपत्ति रखने का अधिकार प्रदान किया जाता है। तो समान वैवाहिक कानून क्या होता है कि इसमें महिलाओं को भी जो अगर वो शादीशुदा हैं तो जिस तरह पति को संपत्ति का अधिकार है, उसे रखने का अधिकार है, तो उस तरह महिलाओं को भी संपत्ति रखने का अधिकार प्रदान किया जाता है। प्रथम चरण की सबसे बड़ी सफलता क्या थी वो हम देख लेते हैं। तो अमेरिकी संविधान के 19वें संशोधन में प्राप्त मताधिकार। तो इस तरह से जिस महिलाएं जो प्रथम चरण में अपने मताधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही थी, इसमें उन्हें सफलता मिलती है। और अमेरिकी संविधान के 19वें संशोधन में क्या होता है, उन्हें मताधिकार मिल जाता है, मतलब राइट टू वोट, उन्हें यह अधिकार प्रदान हो जाता है। और 1920 में संविधान ने महिलाओं हेतु मताधिकार पारित करते हुए कहा कि राइट टू वोट कुड नॉट बी डिनाइड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। तो महिलाओं को मताधिकार इस तरह पारित कर दिया जाता है 1920 में। और ये भी कहा जाता है कि महिलाओं को मताधिकार का जो मतलब राइट टू वोट जो है वो किसी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, वो दोनों जेंडर्स को ही ये हक है, मतलब महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही ये हक है कि वो मताधिकार दे सके, ठीक है, अपना राइट टू वोट वो कर सके, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नारीवादी आंदोलन की दूसरी लहर। तो दूसरी लहर की शुरुआत इस तरह से फिर हो जाती है, ठीक है, 1960 के दशक से महिलाओं में जो जैसे हम दूसरी लहर कह सकते हैं नारीवादी आंदोलन की, इस तरह से शुरुआत हो जाती है। और महिलाओं को ये महसूस होता है कि उन्हें सारे प्रतिबंधों का बहिष्कार करना चाहिए, उनके ऊपर जितने भी प्रतिबंध हैं, ठीक है, उन्हें उसका बहिष्कार करना होगा, ठीक है। वो जैसे चाहे रहे, वो जैसे श्रृंगार करना चाहे, जैसे
फेमिनिस्ट जिसे हम कहते हैं, फेमिनिस्ट सिंबल्स मतलब श्रृंगार करना या फिर कैसे भी बाल रखना, कैसे भी कपड़े पहनना, वो उन पे डिपेंड करता है। महिलाएं जो चाहे वो कर सकती हैं, ठीक है। वो उन अपने लिए वो कुछ भी कर सकती हैं, ठीक है। उन्हें कोई बोलने वाला नहीं रहना चाहिए कि ये तुम्हें नहीं करना या फिर वो तुम्हें नहीं करना है। वो उनकी मर्ज़ी है, वो जैसे जीना चाहे। नारीवाद की भावना, ठीक है, उन्हें जो भी सारी चीज़ें करनी है, वो जो पुरुष जो कर रहे हैं वो महिलाएं भी करेंगी। इस भावना से जो दूसरी लहर की शुरुआत होती है, ठीक है। अगर पुरुष किसी भी तरह रह सकते हैं तो महिलाएं क्यों नहीं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि शुरुआत किस तरह से होती है, उसका कारण क्या होता है। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और लोग वापस पहले की ज़िंदगी में लौट रहे थे। वे पुरुष जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ सेना में शामिल हो गए थे, वे भी अपनी काम की ओर लौट रहे थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति होती है, ठीक है। और इसके बाद दूसरी लहर की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि जितने भी पुरुष थे जो सेना में शामिल हो गए थे अपने नौकरी को छोड़कर, वे फिर से अपने कार्य क्षेत्र की ओर लौट रहे थे, ठीक है। जिससे जितनी भी महिलाएं कार्य करने लगी थी अपने कार्य क्षेत्र में जाकर, अपना अन्य संस्थाओं में जाकर कार्य करने लगी थी, उन्हें वहाँ से निकाला जा रहा था। क्यों? क्योंकि पुरुष जो थे वो सेना से वापस आ चुके थे। और युद्ध के दौरान विभिन्न पदों पर काम कर रही महिलाओं को काम से निकालने और वापस घर की चार दीवारी में कैद करने का सिलसिला जो है वो फिर से शुरू हो जाता है। और 1960 से 1980 नारीवादी आंदोलन की दूसरी लहर की शुरुआत मानी जाती है। तो इसके मुद्दे क्या थे वो देख लेते हैं। तो महिलाओं के प्रजनन अधिकार, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर सुरक्षा, नारीवाद प्रतीकों के प्रति उनकी ये जो सारे मुद्दे थे। तो महिलाओं को अधिकार होना चाहिए, घरेलू हिंसा के खिलाफ वो आवाज़ उठाएंगी। अगर उनके साथ कार्यस्थल में कोई परेशानी है, उनके साथ अगर कोई दुर्व्यवहार हो रहा है या फिर उनके साथ कोई शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, उसके खिलाफ उसकी सुरक्षा के लिए भी यहाँ पर दूसरी लहर में मुद्दे को उठाया जाता है। और नारीवाद प्रतीकों, जैसे कि मैंने बताया कि अगर महिलाएं एक लिपस्टिक लगाना चाहती है या फिर वो एक हील्स पहनना चाहती है, वो अगर लड़कों की तरह बाल रखना चाहती है या फिर कैसे भी कपड़े पहनना चाहती है जो उन्हें अच्छा लग रहा है, अगर वो करना चाहती है तो वो कर सकती है, ना कि वो दूसरों के बातों में आकर वो ना करे। वो किसी को भी जवाब देने के लिए क्यों जवाब देंगी वो किसी और को? अगर वो चाहती हैं कि वो मैं कर सकती हूँ, ये मुझे करना चाहिए, तो वो कर सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से नारीवाद प्रतीकों को, जैसे मैंने बताया कि फेमिनिज्म सिंबल जिसे कहते हैं, तो वो पुरुषों के समान होना चाहती थी। इसका कंक्लूजन यही है कि वो पुरुषों के समान कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहती थी। अगर पुरुष ये कर सकते तो महिलाएं क्यों नहीं? तो इस तरह का एक कंपटीशन कह सकते हैं कि अगर पुरुष कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है। यह एक प्रकार से विमेन लिबरलाइजेशन की ओर से की गई पहल थी। तो किस तरह जो महिलाओं का उत्थान होना है, ठीक है, इस तरह से एक पहल मानी जाती है। और 1961 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के द्वारा प्रेसिडेंट कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन बनाया गया। तो इस तरह से 1961 में क्या होता है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं जॉन एफ कैनेडी जिनका नाम होता है, उनके द्वारा एक कमीशन की स्थापना की जाती है जिसका नाम होता है प्रेसिडेंट कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। वुमेन की क्या स्टेटस है इस समय में, उसके लिए ही इस कमीशन की स्थापना की जाती है। और 1963 में इसने अपनी रिपोर्ट जारी की। तो इस कमीशन ने 1963 में रिपोर्ट उसने एक जारी की और उसने एकल परिवार और मदरहुड का समर्थन किया। तो मदरहुड, ठीक है, उसका समर्थन किया और एकल परिवार मतलब न्यूक्लियर फैमिली जिसे कहते हैं उसका भी समर्थन किया। और इस रिपोर्ट के ज़रिए कमीशन ने पाया कि महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर भेदभाव हो रहा है। तो इस रिपोर्ट के ज़रिए, इस कमीशन के ज़रिए ये भी पता चलता है इस कमीशन को कि महिलाओं के साथ कार्यस्थल में काफ़ी भेदभाव होता है। मतलब उन्हें एक तो पहले उन्हें शोषण का सामना करना पड़ता है, ठीक है।
दूसरी बात कि उन्हें समान वेतन नहीं दिए जाते हैं, ये भी एक भेदभाव का कारण था। और 1963 में समान वेतन अधिनियम पारित कर दिया जाता है। तो इस तरह जब कार्यस्थल में हो रहे भेदभाव को देखा जाता है तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि 1963 में समान वेतन अधिनियम पारित कर दिया जाता है कि समान वेतन मिले पुरुषों को भी और महिलाओं को भी। पुरुष महिलाओं से अगर आगे नहीं हो सकते, ना महिलाएं पुरुष है आगे हो सकती है, वो दोनों इक्वल रहें, ठीक है, समान रहें। 1964 में सिविल राइट एक्ट संशोधित रूप में आया। तो इस तरह से 1964 में भी सिविल राइट एक्ट को पारित कर दिया जाता है। और 1976 में ग्लोरिया स्टेनमैन की पत्रिका मिस मैगजीन में नारीवाद को विषय के रूप में अपने कवर पेज पर जगह देने वाली वह पहली मैगजीन बन जाती है। तो इस तरह से नारीवाद जो फेमिनिज़्म एक मूवमेंट जो थी उसको काफ़ी आगे चलकर उसकी प्रगति होती है। और 1976 में एक मैगज़ीन के कवर पर इसकी स्टोरी, मतलब इसे जगह दी जाती है, नारीवाद के विषय को एक जगह दी जाती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह नारीवाद का उत्थान होता जा रहा है, ठीक है। और 1970 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लेते हुए महिलाओं को गर्भ समापन का अधिकार भी दे दिया। तो इस तरह से 1970 में क्या होता है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लेता है जिसमें महिलाओं को गर्भ समापन का भी अधिकार दे दिया जाता है कि अगर वो चाहे तो वो बच्चे कर सकती है और नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि उन्हें करना ही होगा, वो उनका मत है, वो खुद जाने, ठीक है। वो कुछ भी करना चाहती हैं वो कर सकती हैं, इसके लिए कोई भी उन पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है, क्योंकि वो उनकी अपनी अभिव्यक्ति है, अपनी आज़ादी है कि वो कुछ भी कर सकती हैं, ठीक है। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन ने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले भेदभाव के खिलाफ अपना अभियान तेज़ कर दिया। तो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन जो एक संस्था बनाई गई थी उसने भी महिलाओं के विरुद्ध हो रहे भेदभाव का उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, ठीक है। और स्कूल की किताबों से स्त्रियों के विरुद्ध पूर्वाग्रहों को बनाने या मजबूत करने वाली सामग्री को हटा दिया गया। जिस तरह से किताबों में भी हम देखते आ रहे हैं कि स्त्रियों के साथ किस तरह भेदभाव होता है, ठीक है। अगर कोई भी एग्जाम्पल भी दिया जाता है तो एक पुरुष का दिया जाता है, ना कि महिलाओं का। तो इस तरह से जो एक पॉइंट बना रहे थे कि वहाँ पर पितृसत्ता ही है, तो इस पितृसत्ता को हटाने के लिए भी जितनी किताबों में जो पूर्वाग्रह किए गए थे महिलाओं के लिए उसे भी हटा दिया जाता है। और ये निश्चित किया जाता है कि महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव ना हो। महिलाओं के लिए मिस जैसे जेंडर न्यूट्रल शब्दों का प्रयोग भी किया जाने लगता है। कॉलेज वगैरह में भी महिलाओं के लिए मिस का जेंडर न्यूट्रल शब्द प्रयोग किया जाता है। और कॉलेजों में पहली बार वुमेन स्टडी विभाग स्थापित भी किया जाता है। तो कॉलेज में भी वुमेन स्टडी एक विभाग की स्थापना भी की जाती है। और हेल्थ कलेक्टिव और रेप क्राइसिस सेंटर स्थापित भी किया जाता है कि जितने भी अगर रेप के मामले हैं उसके क्राइसिस सेंटर में किस तरह से उनके दिमागों पर असर पड़ा है महिलाओं के, अगर उन्हें इस तरह की प्रताड़ना अगर वो झेल रही हैं तो उसके लिए भी एक सेंटर की स्थापना की जाती है ताकि वहाँ पर जाकर वो अपने आप को ठीक कर सकें। 1970 में केट मिलेट की किताब सेक्सुअल पॉलिटिक्स बेस्ट सेलर बनी। तो इस तरह से केट मिलेट की जो किताब होती है वो भी महिलाओं को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। काफ़ी इस किताब से भी काफ़ी एक भावना बनती है कि महिलाओं को अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पावर स्ट्रक्चर पर बात की जाती है कि किस तरह से महिलाओं को भी अपनी जगह को हासिल करना होगा। जिस तरह पुरुषों ने अपनी एक सत्ता बना के रखी है, अपनी एक जगह बना के रखी है समाज में, उस तरह से महिलाओं को भी अपनी हक के लिए आगे बढ़ना होगा और उन्हें भी समाज में अपनी एक जगह बनानी होगी, ठीक है।
यह दौर नारीवादी आंदोलन के विमर्श के रूप में मजबूत होने का दौर था। किस तरह महिलाएं अपने आप को मजबूत कर सकती थी एजुकेशन पाके, कार्य क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाकर। इस तरह से नारीवादी आंदोलन इस दूसरी लहर में वो मजबूत होने का एक दौर था। और विवाह परिवार को भी विमर्श का हिस्सा बनाया गया था। ठीक है। एमा गोल्डमैन के अनुसार एक स्त्री तब तक आज़ाद नहीं हो सकती जब तक परिवार, निजी संपत्ति और स्टेट शक्ति को ढाया नहीं जाए। तो जब तक स्त्री, तो एमा गोल्डमैन का ये कहना था कि एक स्त्री तब तक आज़ाद नहीं हो सकती जब तक परिवार, मतलब परिवार में मतलब जो पितृसत्ता है, ठीक है, उससे जब तक हटाया ना जाए। निजी संपत्ति, मतलब अगर संपत्ति में भी अगर महिलाओं का अधिकार जब तक नहीं दिया जाएगा। स्टेट शक्ति, मतलब राजनीतिक अगर संस्था हो या फिर किसी भी राजनीतिक अधिकारों में उन्हें जगह नहीं दी जाएगी, तो इसके वजह से महिलाओं का जो है जो उत्थान है उसमें रुकावट पैदा करता है। तो इसीलिए इसे पहले हटाना होगा, तभी जाकर महिलाओं का उत्थान होगा, तभी महिलाओं की प्रगति होगी। इस तरह से सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म समाप्त होता है। इस तरह से नारीवाद की दूसरी लहर भी समाप्त हो जाती है। अब नारीवादी आंदोलन की तीसरी लहर क्या है, तो इसकी शुरुआत हम देख लेते हैं 1990 में इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है। और इसी तरह, तो इस तरह से सेकेंड वेव की समाप्ति होती है। और इसमें किन लोगों ने भाग लिया, मतलब ग्लोबली जितने भी इसमें ये नहीं था कि सिर्फ श्वेत महिलाओं ने, जिस तरह से फर्स्ट वेव में किसने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, श्वेत महिलाओं ने। ठीक है। और सेकेंड वेव में क्या होता है कि सिर्फ श्वेत ही नहीं, अश्वेत महिलाएं या फिर जितने भी ग्लोबली जितने भी महिलाएं थी वो सब चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेती है। ठीक है। अब आ जाता है हमारा नारीवादी आंदोलन की तीसरी लहर, मतलब थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। इसकी शुरुआत कब होती है, 1990 में। ठीक है। और इस तरह से इसकी शुरुआत होती है। इसके उद्देश्य क्या आते हैं वो हम लोग देख लेते हैं कि व्यक्तिगत महिला उद्देश्यों को महत्व दिया गया। व्यक्तिगत जितने भी उद्देश्य हैं महिलाओं के, उस पर जोर लगाया गया। और सामाजिक पहचानों और शोषण के भिन्न कारकों जैसे वर्ग, नस्ल, जाति इत्यादि को भी विमर्श स्थान दिया गया। तो जहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है महिलाओं के साथ, ठीक है, महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट की तरह भी देखा जाता है। ठीक है। उनको उनकी ब्यूटी के लिए ही जाना जाता है, ना कि उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, वो आगे चलकर क्या कर सकती हैं, उसके लिए महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं देखा जाता था। और उन्हें एक ये जो प्रतीक है, जैसे फेमिनिस्ट प्रतीकों को, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर वो एक लिपस्टिक ही क्यों ना हो, वो एक प्रतीक माना जाता है महिलाओं का। वो उन्हें एम्पावर कर रहा है, वो उन्हें उनमें कॉन्फिडेंस भी ला सकता है। ठीक है। क्योंकि वो महिलाओं में है। अगर वो हील्स पहनती है या फिर एक लिपस्टिक ही क्यों ना लगा ले, अगर वो उन्हें उनमें एक कॉन्फिडेंस ला रहा है तो वो ये कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकती। ठीक है। वो उनकी कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये उनकी स्ट्रेंथ है। ठीक है। उनकी ये जो प्रतीकें हैं वो उन्हें एम्पावर करती हैं। ठीक है। ये उनकी वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। ठीक है। जिस तरह से वो आगे चलकर कोई भी करियर में, कोई भी कार्य क्षेत्र में वो जाकर अपना कार्य कर सकती है, उनमें इतनी कैपेबिलिटी आ चुकी है। ठीक है। व्यक्तिगत उद्देश्य, मतलब महिलाएं, हर आदमी की अपनी सोच से ना रहे, मतलब अपनी सोच से रहे। ठीक है। किस तरह से महिलाओं का व्यवहार जो है, जैसे वो कैसा भी, मतलब किसी के साथ भी रहना चाहें, जैसे अगर वो शादी करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, नहीं करना चाहती हैं तो नहीं कर सकती, अगर वो लड़की से ही, महिला से ही करना चाहती है तो वो कर सकती हैं। ठीक है। तो इस तरह से एवरी वुमेन शुड हैव द राइट। ठीक है। कोई भी उन्हें आदेश नहीं दे सकता है, अगर वो जो चाहती है वो कर सकती है। ठीक है। एवरी वुमेन शुड हैव दैट राइट कि वो उसे कर सके। ठीक है। और वट एवर दे वॉन्ट टू डू, मतलब जो भी वो करना चाहे उन्हें वो राइट प्रदान होनी चाहिए कि वो कर सकती है। महिलाओं को अधिकार का बिल्कुल ही उन्हें एक हक होना चाहिए। ठीक है। नारीवादी होने के मायने क्या है। ठीक है। महिलाओं को पितृसत्ता, बलात्कार, भेदभाव, स्त्री शक्तिकरण, इस तरह के मामलों के लिए भी इस थर्ड वेव में इसकी शुरुआत होती है। ये मुद्दे होते हैं। ठीक है। पितृसत्ता को सबसे पहले हटाना। ठीक है।
बलात्कार जैसे प्रताड़ना को हटाना, भेदभाव जो हो रहे हैं उनके साथ उसे हटाना, स्त्री शक्तिकरण में भाग लेना, ठीक है। और इस तरह से उनकी चॉइस है कि वो कुछ भी कर सकती हैं, वो एक दूसरे को एक सपोर्ट सिस्टम बनी रहे, महिलाओं का सपोर्ट सिस्टम बनी रहे और आगे चलकर वो आगे उत्थान करे, आगे प्रगति करे, ठीक है। अब तात्कालीन कारण क्या था थर्ड वेव का, वो देख लेते हैं। तो अनीटा हिल ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के नामित अफ्रीकी अमेरिकी जज क्लेरेंस थॉमस के खिलाफ यौन हिंसा का आरोप लगाया। तो तात्कालीन कारण क्या बनता है कि अनीटा हिल जो होती है, जो कोर्ट में ही कार्य करती थी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक नामित जज थॉमस पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने उनके साथ यौन हिंसा की है, ठीक है। और इस मामले को क्या होता है आगे चलकर क्या होता है कि इस मामले को खारिज कर दिया जाता है। जो सीनेट के सदस्य होते हैं वो इसे खारिज कर देते हैं और थॉमस जो होता है वो बरी हो जाता है। और इसके विरोध में क्या होता है, इससे महिलाओं में काफ़ी विरोध की भावना उत्पन्न हो जाती है कि अभी भी पितृसत्ता बनी हुई है और इसे जड़ से उखाड़ना ज़रूरी है। इसके विरोध में पत्रिका मिस मैगज़ीन में रेबेका वॉकर जो होती हैं, उसका शीर्षक वो लिखती हैं कि बिकमिंग द थर्ड वेव, ठीक है। उस लेख में वो लिखती हैं कि आई एम नॉट पोस्ट फेमिनिज्म फेमिनिस्ट, आई एम द थर्ड वेव। मतलब वो कहना चाहती थी कि ये अब थर्ड वेव की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। और मतलब नारीवाद का तीसरा दौर जो है शोषण युक्त सामाजिक गतिविधियों को प्रतिक्रिया भर नहीं था, बल्कि यह अपने आप में एक आंदोलन था। जो शोषण हो रहे थे महिलाओं के साथ, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना। तो ये एक गतिविधि जो थी, प्रतिक्रिया जो थी, वो एक प्रतिक्रिया मात्र ही नहीं थी, ना ही सिर्फ महिलाओं ने एक प्रतिक्रिया कर दिया कि इनके साथ हिंसा हुई है तो हम इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। ये अपने आप में ही एक आंदोलन थी और इस तरह से तीसरी लहर की शुरुआत हो जाती है। किसके खिलाफ? शोषण युक्त समाज के खिलाफ, ठीक है। इससे ये आभास हुआ कि समाज में संस्थागत पितृसत्ता है और यह नारीवादी मूल्यों और लक्ष्यों को संयोजित किया जाना आवश्यक है। तो इस तरह से यह आभास होता है लोगों में, महिलाओं में, कि पितृसत्ता अभी भी मौजूद है और इसे ख़त्म करना, नारीवादी मूल्यों और लक्ष्यों को संयोजित करना आवश्यक माना जाता है। क्योंकि जब तक पितृसत्ता की समाप्ति नहीं होगी तब तक महिलाओं को उनके मूल्यों और उनके लक्ष्यों तक बढ़ने में रुकावट पैदा होती ही रहेगी, ठीक है। 1992 महिलाओं का साल कहा जाता है क्योंकि इस दौरान अमेरिकी सीनेट की कुल महिला संख्या 6 थी। तो 1992 में क्या होता है कि महिलाओं को भी सीनेट, जो एक संस्था होती है, सीनेट जो सदस्य होते हैं उसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाता है, जिसकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है, ठीक है। 1990 के दशक में अटॉर्नी जनरल, राज्य सचिव पद महिलाओं को मिलते हैं। तो 1990 में भी क्या होता है कि अटॉर्नी जनरल जैसे पद, राज्य सचिव जैसे पद महिलाओं को मिलते हैं, जिससे राजनीतिक वैधानिक क्षेत्रों में महिलाओं की स्वतंत्र भागीदारी मानी जाती है। और 1991 में क्या होता है? विमानन क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी भी होती है। 1991 में भी क्या होता है कि महिलाओं की भागीदारी होती है। और 1990 के बाद 21वीं सदी की शुरुआत में इंटरनेट क्रांति ने तीसरे चरण को विशेष सफलता दी, जिसमें दुनिया भर की नारी एक दूसरे के संघर्ष में न केवल लिखकर अथवा बोलकर सहयोग दे सकती थी। तो इस तरह से 21वीं सदी की शुरुआत हो जाती है, इंटरनेट आ जाता है। और इस तरह इंटरनेट से क्या होता है कि महिलाएं एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं, मतलब एक दूसरे से वार्ता करती हैं। और इस तरह से दुनिया भर की जितनी भी नारी हैं दूसरे के संघर्ष में ना केवल लिख कर, अब वो सिर्फ लिख कर ही नहीं बल्कि बोल कर भी उनका सहयोग कर सकती थी। और इस तरह नस्लीय भेदभाव के खिलाफ एक साथ दुनिया भर की आबादी ने एक साथ आवाज़ उठाई, ठीक है। नारीवाद का तीसरा चरण पहले दोनों की अपेक्षा बिखरा और असंगठित था। नारीवाद का जो तीसरा चरण था वो असंगठित और बिखरा पड़ा था, क्योंकि जो हमने देखा कि जिस तरह पहला और दूसरा चरण जो था उसमें
किस तरह से महिलाओं ने संघर्ष किया। लेकिन तीसरी लहर में क्या होता है कि इसमें महिलाएं जो है उस संघर्ष को मतलब उसको महत्व नहीं देती है, ठीक है। और वो किसी भी मूवमेंट को अपने आप पर हावी नहीं होना चाहती थी, ठीक है। कोई भी मूवमेंट उन्हें आदेश नहीं दे सकता था। वो नहीं चाहती थी कि अगर उस मूवमेंट में इस उद्देश्य को रखा गया है तो उसी के हिसाब से वो चलेंगी। मतलब फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में अगर कोई भी उद्देश्य निकले या फिर कोई भी एक आदेश हुआ कि हाँ इस तरह से महिलाओं को चलना है, तो उस हिसाब से वो नहीं चलना चाहती थी, वो अपने ढंग से ही चलना चाहती थी, ठीक है। कोई भी मूवमेंट उन्हें उन पर आदेश नहीं दे सकता था और ना ही उन पर आदेश पे थोपे जा सकते थे, ठीक है। उन्होंने पहले और दूसरे चरणों को महत्व नहीं दिया, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। और तीसरी लहर में हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपने आप को सिद्ध कर दिया। तो हर क्षेत्र में, जिस तरह के मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से महिलाओं को सीनेट में भी सदस्यता मिली, महिलाओं को राज्य सचिव पद, अटॉर्नी जनरल की पद भी मिली, राजनीतिक वैधानिक क्षेत्रों में भी महिलाओं ने आगे बढ़ा, विमानन क्षेत्रों में भी महिलाओं को भागीदारी रही, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि महिलाओं ने अपने आप को हर क्षेत्र में सिद्ध करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। महिलाओं का अधिकार, अगर वो कुछ भी करना चाहे, उनकी चॉइस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। छोटे छोटे मुद्दे भी उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हर क्षेत्र में हर एक मुद्दे में उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब उनकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, ठीक है। इसमें भी तीसरी लहर ने सहायता की। अब हम देखते हैं 2010 के बाद नारीवाद का चौथे चरण की शुरुआत हो जाती है, ठीक है, 2010 के बाद। और बहसें और संवाद जारी है, अभी भी जारी है, ठीक है। और अभी भी ज़रूरत है कि महिलाएं एकजुट होकर पितृसत्ता से लड़ाई कर इसे उखाड़ फेंकें। तो इस तरह से नारीवादी जो आंदोलन था इसकी समाप्ति होती है चौथे चरण के साथ। चौथे चरण जो अभी भी चल रहा है, किस तरह से महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, हर एक मुद्दे पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब अपनी अभिव्यक्ति रख रही हैं। तो इस तरह से नारीवाद जो है, इस आंदोलन ने काफ़ी सहायता की है महिलाओं को आगे बढ़ने में, ठीक है। अब महिलाएं सिर्फ अपनी खूबसूरती को लेकर ही सीमित नहीं है, ना ही घरेलू कार्य में सिर्फ सीमित है, ना ही चारदीवारी में सीमित है, बल्कि वो एक आगे चढ़कर कार्य क्षेत्र में महिलाओं और पुरुष जो है, महिलाएं जो है पुरुषों से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। ऐसा कौन सा कार्य है जो पुरुष कर सकते हैं और महिलाएं नहीं? ऐसा अब बिल्कुल भी नहीं है, अब दोनों बराबर हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी पितृसत्ता जो है वो आज भी कहीं ना कहीं बरकरार है और इसे हटाने के लिए आज भी महिलाएं जो है लड़ाई कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी अपनी हक के लिए, ठीक है। अब महिलाएं जो है सिर्फ एक वुमेन जो उन्हें एक ऑब्जेक्टिफाई किया जाता था, सिर्फ ऑब्जेक्ट के तौर पर देखा जाता था, ठीक है। अब वो नहीं रहा है, ठीक है। अब महिलाएं जो है वो हर क्षेत्र में कार्य करने के लिए कैपेबिलिटी रखती हैं और आगे भी करती रहेंगी। आगे भी इस आंदोलन को अगर जारी रखना पड़े, इस वेव जो जिसे कहते हैं चौथा चरण, अगर उसे रखना पड़े तो वो रखेंगी और आगे इस तरह से बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से नारीवाद आंदोलन जो टॉपिक है वो यहाँ पे समाप्त होता है। आई नो कि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया, बट आई थिंक आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखें और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू।